बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत समरी पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद वफाकी काबीना भी तहलील। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी ओहदों से फारिग हो गए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक शहबाज शरीफ फराइज अदा करते रहेंगे। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ पहले टूटने पर आम इंतखाबात के लिए 90 रोज़ की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद वफाकी काबीना भी तहलील। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी भी ओहदों से फारिग हो गए। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज तय, ऐसा बताना है ज़राए का। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात दिन 2 से 3 बजे शेड्यूल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखें, असम्बलियों की तहलील के बाद अब दूसरा आइनी और बड़ा मरहला जो है वो निगरान सेटअप का है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान में जो आइनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आज से मुशावरत का अमल शुरू होने जा रहा है। और ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान में मुलाकात आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रही है। इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और उनकी तरफ से 3 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नामों का इंतखाब जो किया गया है वो अपोजिशन लीडर के सामने रखेंगे, और फिर कोशिश की जाएगी कि 6 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय किया जाए। और 3 रोज़ का वक्त है आइनी तौर पर कि दोनों फ़रीक़ैन ने जो है वो इस पर इत्तेफाक करना है किसी भी एक नाम पे बतौर निगरान वज़ीर आज़म। अगर इत्तेफाक राय 3 रोज़ में नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र होगा, जहाँ पर फिर एक कमेटी जो है वो 3 रोज़ में फ़ैसला करने की मजाज़ होगी। अगर वहाँ भी ये इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा। तो आज ज़राए बता रहे हैं कि आज दोपहर अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ये मुलाकात तय है, और इस हवाले से दोनों जानिब से तैयारियाँ की जा रही हैं। और जैसा कि अब निगरान सेटअप की आमद है तो इस हवाले से भी निगरान सेटअप के से मुतालिक और काबीना से मुतालिक भी आपस में मुशावरत की जा रही है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर का अख्तियार चूँकि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान में है, तो दोनों रहनुमाओं की आज मुलाकात होनी है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत की मुद्दत पूरी होते ही रियासती उमूर चलाने के लिए निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाता है। निगरान हुकूमत का क़याम किस तरह से अमल में आता है और इसके लिए आईन पाकिस्तान में तरीक़ा क्या दर्ज है, आगे जानते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। हुकूमत की 5 साल की मुद्दत मुकम्मल। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी आईनी तकाज़ा। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में मुशावरत ज़रूरी। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए 18वीं तरमीम में 3 मुख्तलिफ रास्ते वज़ा किए गए हैं। आइन के आर्टिकल 224 के तहत कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बाहमी मुशावरत से एक नाम पर इत्तेफाक करते हैं, जिसे सदर मुमलिकत बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में आइन के आर्टिकल 224A के तहत मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा, जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। इस कमेटी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म दो नाम देंगे, जबकि सेनेट या कौमी असम्बली या दोनों ऐवानों से कुल 8 अरकान इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी फैसला करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना कर पाए तो आर्टिकल 224 के तहत ही मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी मुजवजा नाम इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान को भेजेगी। ये अरकान 48 घंटों में फैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर असम्बली मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। ताहम ये तैनाती सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, बल्कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म के इत्तेफाक के बाद अमल में आती है।
الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے سے متعلق فی الحال فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے پر تذبذب کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن کو لیگل ٹیم نے آرٹیکل 515 کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے تقاضے سے آگاہ کیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے لیگل ٹیم کی جانب سے رائے دی گئی کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدیل، صورتحال واضح ہونے کے باوجود یہ تذبذب کا شکار الیکشن کمیشن کیوں ہے اور فیصلہ کب تک ہو جائے گا بالآخر؟ جی، فیصلہ اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ رائے بھی دی گئی تھی کہ پہلے اسمبلیاں تحلیل ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی آئین میں یہ شک تو موجود ہے، اگرچہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی کہ صدر سے اختیار واپس لے کے الیکشن کمیشن کو دیا گیا، تو الیکشن کمیشن یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ صدر مملکت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی کیا کوئی تاریخ دی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ ان پہ وہ بائنڈنگ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ دے چکا ہے، لیکن وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن لیگل ٹیم کی جانب سے ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 515 کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں نئی مردم شماری کے نتیجے میں نئی حلقہ بندیاں جو ہیں یہ آئینی تقاضا ہے، تو اس آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے انتخابات کے لیے تقریباً 4 ماہ درکار ہوں گے حلقہ بندیوں کے لیے، اور 2 ماہ کا جو شیڈول ہوگا تو یوں انتخابات فروری یا مارچ تک جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کی 2 نشستیں ہوئیں، بریفنگ لی گئی لیگل ٹیم کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن کی جو ارکان ہیں، جو پورا الیکشن کمیشن کا کورم ہے، اس پہ کوئی اتفاق رائے سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اگرچہ نئی مردم شماری ہو چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انتخابات کب کرانے، اور اب ویسے بھی الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد بالکل ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ جلد ہی کنفیوژن ختم ہو اور الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کر سکے۔ عدیل، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ سندھ حکومت کی تحلیل میں ایک دن باقی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ جے یو آئی نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی نام نہیں دیا، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد ارشد سے۔ جی ارشد۔ جی بالکل، دیکھیے نگراں حکومت کے حوالے سے گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ اور جے یو آئی رہنماؤں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی۔ ذرائع اس حوالے سے تصدیق کرتے ہیں کہ جے یو آئی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ایم کیو ایم کو کوئی بھی نام جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جے یو آئی نے جی ڈی اے کی جانب سے تجویز کردہ جو امیدوار ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ اس ملاقات میں کی ہے۔ جی ڈی اے کی جانب سے صفدر عباسی سمیت 7 نام جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اور دیگر وزارتوں کے لیے، جس میں سے ان 7 ناموں میں جو پہلی نمبر پہ جس کو جی ڈی اے کی جانب سے پرائورٹائز کیا جا رہا ہے جس نام کو، وہ ہے صفدر عباسی۔ تو ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے درمیان نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں پر مشاورت کا آج فائنل راؤنڈ بھی ہوگا، جس میں امکانات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں، کبھی امکانات ہے کیونکہ اب سندھ اسمبلی تحلیل ہونے میں بھی جو ہے وہ ایک ہی دن جو ہے وہ باقی رہ گئے، تو آج اس نام تینوں نام ایک دن باقی رہ گیا۔ ارشد، بہت شکریہ۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے حق کے دفاع بحال کرنے کی درخواست پر سماعت نہیں ہو سکے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق طبیعت ناسازی کے باعث آج رخصت پر ہوں گے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد عمران سے۔ جی عمران۔ جی، جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق رخصت پر ہیں۔ گزشتہ روز ہی انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو کل شاید میں دستیاب نہیں ہوں گا، اور آج چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع سے متعلق جو درخواست تھی وہ سماعت کے لیے مقرر تھی، تاہم چیف جسٹس کی عدم دستیابی کے باعث آج اس پر سماعت نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے 4 گواہان کی استدعا مسترد کر دی گئی تھی، اور اب ٹرائل کورٹ اس کیس پر اپنا فیصلہ بھی سنا چکی ہے۔ جی محمد عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر ڈرامے کا پردہ چاک ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا نے سازش کے بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا یہ امریکی سازش نہیں بلکہ سخت سفارتی زبان کا استعمال تھا۔ غیر ملکی اخبار کو خود بھی اس مراسلے کی تصدیق کا علم نہیں ہے۔ مراسلے کی تصدیق کے لیے کوششیں کی۔ غیر ملکی اخبار کی جانب سے کہا گیا کہ کوشش کے باوجود مراسلے کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں۔ غیر ملکی اخبار کے موقف سے ثابت ہوا کہ ایک جعلی مراسلہ ہے۔ مذموم مقاصد کے لیے سفارتی معلومات کو افشا کرنا غیر ملکی قانون کی سخت ترین خلاف ورزی بھی ہے۔
इसी बारे में बात कर लेते हैं। दिफाई तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, साइफर ड्रामा का जो पर्दा था वो एक बार फिर से बेचाक हो गया पर्दा, और ये कहा गया है कि ये साजिश नहीं थी बल्कि ये एक सिर्फ सख्त लैंग्वेज थी। क्या कहेंगे इस पे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके नाज़रीन को जानना ज़रूरी है कि जो सरकारी सतह पे अमरीकी दफ्तर खारजा और पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है वो मुतअद्दिद बात इस बात को क्लैरिफाई कर चुका है कि इस किस्म की कोई भी जो इल्ज़ाम तराशी है और बयानिया साजी है वो गलत है। पहली बात तो ये है, और ये किसी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपको ये नोटिस करना चाहिए, क्योंकि दफ्तर खारजा और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो रियासती कस्टोडियन है तमाम साइफर्स की और जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक लेवल पे होती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ये स्टोरी जो है ये ना सिर्फ गैर मुसद्दिका है बल्कि एक प्लांटेड लगती है, जिसका सामने नजर आ रहा है कि जो मकसद है वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करना है, और साथ ही साथ ये जिस जगह शाया हुई है उसके जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में भी अहम सवालात रेज करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्टोरी के हवाले से इसका मतन नहीं है बल्कि वो अमल है जिसके नतीजे में एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ 5 पॉइंट्स में आपके नाज़रीन के सामने इसकी अहमियत के हवाले से रखूंगा। पहली बात ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, अगर तो इस इंटरसेप्ट का क्लेम दुरुस्त है कि उनके पास कोई दस्तावेज आई है, तो ऑब्वियसली इससे कता नजर के उसका मतन क्या है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं कि वजीर आजम और जो काबीना के अराकीन होते हैं वो जो ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं उसमें वो ये इस बात पे ओथ लेते हैं कि अगर कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट या इत्तला या इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो वो मैं अवाम से या पब्लिकली शेयर नहीं करूंगा। तो ये उस ओथ ऑफ ऑफिस की भी वायलेशन है। जबकि तीसरा पहलू ये है कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और खासकर एक सुपर पावर के साथ जो हमारे इंतहाई हसास ताल्लुकात हैं उनको भी कशीदा करने की कोशिश है, एक ऐसे वक्त में जबकि आप जानते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के माशी मसाइल की वजह से हमने फैटिफ रिव्यू में जाना था, IMF से हमें रिलीफ चाहिए था। तो इन तमाम मामलात पे पाक अमेरिका ताल्लुकात का असर पड़ता है। तो ताल्लुकात का असर पड़ता है यकीनी तौर पर। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। हारिस साहब शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप क्या कहेंगे सारे मामले पे? पाकिस्तान की जानिब से भी मुतादिद बात क्लैरिफाई किया गया, अमेरिका ने भी क्लैरिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो किया गया, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑफिशियल सीक्रेट में ये ओथ किया जाता है। इवन आई एज आर्मी ऑफिसर भी मैं साइन करता रहा हूँ कि इसकी कोई भी ऐसी चीज जो मुल्क के खिलाफ हो उसको कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, लीक आउट नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से इसको बताया गया, एक्सप्लोर किया गया, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू रहा है और मेरे ख्याल में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि आइंदा कम अज कम इट शुड हैव डिटरेंस फॉर ऑल अदर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड विद दिस टाइप ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, और उनकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि इसकी फिर कॉपियां निकालना, ये करना, ये बड़ा सीरियस मामला है। जिस तरीके से इंटरसेप्ट हुआ, उसमें जो बात की गई है, और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ी दफा कहा, और ये हकीकत है कि जो आपस में मुज़ाकरात होती हैं उनमें कई चीज़ें वो लैंग्वेज हार्श इस्तेमाल करते हैं, वो अपने नुक्ता में बताते हैं। दे हैड शोन देयर कंसर्न कि रशियन विजिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे मौके पर जो अगले दिन लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कतल करामे के लिए इबाजत ये फरमाया गया, जिस तरह आपने भी कहा कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, तो किस तरह से ये मामला खत्म होगा? एक ही हाल है कि इसके ऊपर सीक्रेट एक्ट के ऊपर कार्रवाई की जाए और चेयरमैन PTI जो हैं उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए व्हाई इज डन इट, नोइंग दैट ही इज बीन साइनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, और फिर उनको जो भी मुनासिब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए सजा होती है वो देनी चाहिए, ताकि इतने सीनियर अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर इतनी गैर जिम्मेदारी का एहसास किया जाए और काम किया जाए, मेरे ख्याल में ये बहुत ही पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन ख़राब हुए। और डिस्पाइट द फैक्ट वहाँ से उन्होंने बड़ी क्लियर, इवन मिलर जो स्पोक्स फॉरेन ऑफिस पे पर्सन है, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा कि वी डोंट हैव सच, ना हमने कोई ऐसी बात की है, ना हम ऐसी पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में करते हैं।
वी जस्ट हमने ये दो आपस में प्राइवेट जैसे उनकी डोनाल्ड रू की और उनकी बात हुई थी, आपस में बैठकर मुज़ाकरात हुए और वो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से क्लैरिफाई किया जा चुका है मुतअद्दिद बार और आप ये फरमा रहे हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और दिफाई तहज़ीक़ार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करेंगे। साइफर मामले पर राना सनाउल्लाह का रद्दअमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि आलमी मीडिया पर आने वाली खबरें साजिश हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि साइफर की एक कॉपी उनके पास थी। साबित होने की सूरत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। आलमी मीडिया पर आने वाली खबरें साजिश हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि साइफर की एक कॉपी उनके पास थी।